हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर परमाणु और अणु के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वायुमंडल में बहुत सारे गैसें हैं, फिर भी ये गैस एक दूसरे से क्यों नहीं मिलती हैं। और लास्ट में हम लोग ये भी अध्ययन करेंगे कि किसी भी यौगिक का सूत्र कैसे लिखा जाता है। ये सब अध्ययन करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि तत्व क्या है। तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ को क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। अर्थात तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु या कण होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे है Fe अर्थात आयरन। आयरन को जब तोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा? सिर्फ आयरन ही मिलेगा, अर्थात लोहा ही मिलेगा। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का ये तत्व हो गया। अब हम लोग जानेंगे यौगिक क्या है। यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे यौगिक आपका हो गया H2O। जब दो या दो से अधिक तत्व, इसमें कौन कौन तत्व हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब यौगिक का निर्माण होता है। और मिश्रण, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक बिना निश्चित अनुपात में, अर्थात इनका अनुपात क्या होता है? अनिश्चित होता है, तब इसे हम मिश्रण कहते हैं। अर्थात तत्व का संकेत होता है या प्रतीक होता है, यौगिक का सूत्र होता है, लेकिन मिश्रण का कुछ नहीं होता है। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ में सिर्फ मिश्रण है। अब हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक संयोजन का नियम क्या है। तो रासायनिक संयोजन के नियम में हम लोग मुख्य रूप से द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सब भी नियम है, लेकिन ये सब हम लोग उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पे क्या है? लोहा पे जंग लगा हुआ है। बिना इस पे जंग, इस लोहा पे जंग नहीं लगा हुआ है, जबकि इस लोहा पे जंग लगा हुआ है। अर्थात इसका द्रव्यमान, मतलब बिना जंग लगने से पहले लोहा का द्रव्यमान या वजन, और जंग लगने के बाद इस लोहा का वजन में कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों का वजन क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अर्थात द्रव्यमान क्या हुआ? यहाँ पे संरक्षित हुआ। अर्थात द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा और न ही विनाश होगा। आप इसे और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? ग्लास है जिसमें पानी रखा हुआ है, और ये क्या है? चीनी है। तो इस पानी का द्रव्यमान अर्थात वजन और इस चीनी का वजन बराबर होगा। जब पानी में चीनी को घोल देंगे, उसका वजन, दोनों का वजन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये भी क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे भी क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जब मोमबत्ती जलती है तब उसका मोम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ओके, मतलब आप यहां समझ सकते हैं कि मोमबत्ती का वजन और ऑक्सीजन का वजन बराबर होगा। इसके जलने के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का वजन। अर्थात मोमबत्ती का वजन और ऑक्सीजन का वजन के बराबर होगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड का वजन। ओके, कुल वजन क्या हो जाएगा? ये बराबर होगा। तो इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत या नियम क्या है? यह सिद्धांत कहता है कि द्रव्यमान सदा ही संरक्षित रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है? सदा ही संरक्षित रहता है। अर्थात द्रव्यमान का ना ही सृजन होता है, न ही सृजन हो सकता है, अर्थात निर्माण, सृजन का मतलब निर्माण, न ही निर्माण हो सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ओके, तो द्रव्यमान को न ही निर्माण कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग हम निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। कब? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया में उत्पाद के द्रव्यमानों के जोड़ के बराबर होता है। अर्थात आप इस इमेज में यहाँ देख सकते हैं, ये क्या हुआ? पदार्थ हुआ। और जब पदार्थ मिलता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलते हैं और नया पदार्थ बनता है, तो उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक, इसे अभिकारक भी कहते हैं या पदार्थ भी कहते हैं, और इसे उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, यहाँ पे H2 + O2, ये जब मिलता है तो बनता है H2O। तो H2 और O2 को बोलेंगे अभिकारक, और H2O जो बना उसे बोलते हैं उत्पाद। तो ऑक्सीजन का काम है किसी पदार्थ को जला देना, हाइड्रोजन का काम है जलना, और जब
हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाता है तो बनता है जल। तो जल का काम क्या है? किसी भी चीज को बुता देना। तो आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन का काम है जलाना, किसी पदार्थ को जलाने में क्या करता है? मदद करता है। और हाइड्रोजन जलता है, और दोनों जब मिलता है तो जल बनता है। और जल का काम क्या है? बुताना है, मतलब कि उस आग को बुता देना है। तो आप यहाँ समझ। अब हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे कुछ तत्व दिया गया है। ओके, यहाँ पे कुछ तत्व है और सभी तत्व का परमाणु द्रव्यमान भी लिखा हुआ है। जैसे हाइड्रोजन का क्या है? 1 होता है। कार्बन का क्या है? यहाँ पे 12 है। नाइट्रोजन का क्या है? 14 है। और अब देख सकते हैं ऑक्सीजन का क्या है? तो 16 है। सोडियम का 23 है। मैग्नीशियम का 24 है। उसके बाद सल्फर का है 32 है। क्लोरीन का 35.5 है। कैल्शियम का 40 है। तो ये सब जो द्रव्यमान लिखा गया इसे आप याद कर लीजिए, ताकि आगे चल के किसी भी सवाल को बनाने में आपको आसानी होगी। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल समझते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? ए हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ए ऑक्सीजन है, और मिलके क्या बना? जल मिला, जल बना। अब देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ लागू होता है कि नहीं। तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ परमाणु द्रव्यमान कितना था? तो 1 था। तो यहाँ पे कितना है? 2। इसको 2 लिखेंगे। और हाइड्रोजन यहाँ कितना है? तो 2 है। तो 2 गुने 1 टोटल कितना होगा? 2 दूनी 4, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ग्राम। ओके, अब इधर ऑक्सीजन देखिए कितना है? तो 2। ऑक्सीजन यहाँ 2 है। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या या कितना होता है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 होता है। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32। अब इधर आइए, ए साइड में यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 पहले लिखेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या? तो 1 होता है। तो 1 गुने 2 यहाँ पे 2 लिखा गया है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 16। यहाँ 16 2 18 16 2 18 18 गुने 2 इक्वल टू 36। ओके, अब इधर देखिए, इधर 4 आया और इधर 32 आया। तो 32 + 4 कितना हो गया? 36। तो इधर ये पदार्थ हो गया या अभिकारक हो गया। ये अभिकारक और ये उत्पाद है। दोनों तरफ द्रव्यमान क्या हो गया? बराबर हो गया। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, अब हम लोग जानेंगे स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है। निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम, इसका प्रतिपादन कौन किए थे? तो प्रॉस्ट ने किए थे। याद रखें इनका नाम, प्रॉस्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार क्या होता है? तो किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात होता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि यौगिक तभी बन सकता है जब उसमें जो तत्व शामिल होते हैं उसका अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। अनुपात उसका निश्चित होता है। मतलब यौगिक तभी बन पाएगा जब तत्वों का अनुपात क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या है? तो यहाँ एक जल लिखा गया है। अब जल का हम लोग देखते हैं कि भार कितना होता है। तो यहाँ पे H2 है, तो H2 को लिखेंगे H2 2। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। तो 2 गुने 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 16। अब इसे काटेंगे तो क्या आएगा? 2/16 अर्थात 1/8, 1:8। ओके, काटने पे कितना आया? 1:8। तो जल तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होगा। चाहे जल का कोई भी स्रोत ले लीजिए, गंदा ही जल क्यों न हो, लेकिन जल तभी बन पाएगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 1:8। ओके, उसी टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में इसी प्रकार से यहाँ CO2 है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में C और O का अनुपात देखते हैं। तो C का कितना होता है? 12। पर द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 12/16 दूनी 32, 12/32। जब इसे काटिएगा तो आएगा 6 और इधर आएगा 16। काटिएगा इधर आएगा 3, इधर आएगा 8, मतलब 3:8। ओके, कितना आएगा? 3:8। जब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी बन पाएगा जब कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 3:8। ये 3:8 हिंदी में लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए 3:8 आएगा। ठीक, और ऑक्सीजन का कितना? जल कब बनेगा? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहेगा? 1:8। तो आप समझ गए स्थिर अनुपात का नियम। अब हम लोग जानते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। अभी हम लोगों ने देखा द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। ओके, अब इसमें
हम लोग देखते हैं क्या होता है, तो सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, अर्थात दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब किससे बने होते हैं, तो परमाणु से ही बने होते हैं। दूसरा इसका नियम है, इसका सिद्धांत है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, अर्थात परमाणु को हम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। किसने कहा था? डाल्टन ने, कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं और न ही इनका विनाश होता है। यही नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान का न तो विनाश होता है, न तो निर्माण होता है, न ही निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। तो आप देख सकते हैं दूसरा जो हो गया किससे मैच कर गया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम से। अब हम लोग जानेंगे कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे आयरन है, सपोज कीजिए आयरन ही लोहा है, इसमें जितना भी परमाणु होगा, क्योंकि आयरन किससे बना होगा? परमाणु से मिलकर बना होगा, तो इसमें जितना भी परमाणु होगा, अर्थात आयरन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? छोटा छोटा आयरन मिलेगा। तो ये सब जो इसका गुणधर्म होगा, सभी का गुणधर्म क्या होगा? समान होगा। मतलब आयरन के परमाणु के जो गुण होंगे, सभी गुण क्या होंगे? सभी का गुण क्या होगा? समान होगा। ओके, अब हम लोग ये जानेंगे कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग तत्व है, तो अलग अलग तत्व है तो उसका द्रव्यमान भी अलग होगा और रासायनिक गुणधर्म भी अलग होगा। जैसे यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन और यहाँ लेते हैं ऑक्सीजन, ये अलग अलग तत्व हुआ। तो ऑक्सीजन का काम क्या है? जलाना। हाइड्रोजन का काम क्या है? जलना। इसका परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या दोनों एक ही है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। इसका कितना होता है? 1। तो अलग अलग हुआ कि नहीं? इसका गुणधर्म भी अलग हो गया और द्रव्यमान संख्या भी अलग हो गया। ओके, अब हम लोग जानेंगे 5 नंबर। भिन्न भिन्न तत्वों परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात में संयोग करके या मिल करके यौगिक का निर्माण करते हैं। हम लोगों ने अभी भी अध्ययन किया है कि यौगिक कब बनता है? तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। अनुपात क्या होगा? निश्चित। जैसे अभी हम लोगों ने देखा जल कैसे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हुआ? 1:8। तब क्या बनता है? जल। तो देखिए यहाँ पे ये पूर्ण संख्या हुआ कि नहीं? 1 और 8 पूर्ण संख्या हुआ और अनुपात भी हो गया। अनुपात क्या होता है? यहाँ पे निश्चित होता है। तो आप देख सकते हैं ये क्या बताया? स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है 5 नंबर। ओके, अब एक लास्ट है, ये क्या बोलता है? किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या एक प्रकार के निश्चित होती है, अर्थात ये भी वही कहता है कि यौगिक जब भी बनेगा तो अनुपात क्या होगा? एक निश्चित अनुपात होगा, तभी यौगिक बन पाएगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। अब हम लोग जानेंगे परमाणु क्या है, या परमाणु के बारे में। परमाणु, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है। परमाणु तत्व का क्या है? सबसे छोटा भाग है, जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक और भौतिक गुणधर्म को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि परमाणु क्या है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। कौन? परमाणु। ओके, परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग है जिसे किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। मतलब परमाणु को आप नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। ओके, अब यहाँ कुछ तत्व लिखे हुए हैं, तो याद रखिएगा। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो इन्होंने सबका नाम जो यहाँ लिखा है एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, तो ये जो नाम दिया गया इन्हीं के द्वारा IUPAC ओके द्वारा स्वीकृत तत्वों के चिन्ह है, ये सब चिन्ह दिया गया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और ये हिंदी मीडियम में यहाँ भी लिखा हुआ है। ओके, यहाँ लिखता है किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो परमाणु को परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान भी कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या भी इसे कहते हैं। ओके, 1961 में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान इकाई को U को परमाणु द्रव्यमान मानक माना। मतलब इकाई मात्रा क्या हो गया? U। तो हम लोग लिखेंगे जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 U, इसके साथ में U भी लिखा जाएगा। तो कब माना गया था? तो 1961 में। ओके, अब यहाँ कुछ तत्व लिखे हैं, उनके प्रतीक लिखे हुए हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर
या nm में मापा जाता है। याद रखिएगा, परमाणु त्रिज्या को हमेशा नैनोमीटर में मापा जाता है और 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -9 मीटर। ओके, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। तो इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके, अब हम लोग जानेंगे परमाणु द्रव्यमान की इकाई। तो क्या होता है वो, ये एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक C12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात एक द्रव्यमान इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर क्या होता है, 1/12 गुने C12। इसे याद रखिएगा, 1/12 गुने C12। C12 कहने का मतलब हुआ, समस्थानिक का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका परमाणु संख्या एक निश्चित होता है। परमाणु संख्या 1 होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। जैसे C है तो C का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। ओके, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका 12 भी होता है और 14 भी होता है। तो यहाँ पे C12 लेना है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर क्या हो गया, 1/12 गुने C12 के एक समस्थानिक का द्रव्यमान। ओके, इसे आप याद रखिएगा। और हम लोग चलते हैं आगे। इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 1U। ये U लिखा हुआ है। कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U। ओके, इस सब से लिखा हुआ है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। सल्फर का है, क्लोरीन का है, कैल्शियम का है। अब हम लोग जानेंगे परमाणु किस प्रकार के अस्तित्व में रहते हैं। अस्तित्व को मतलब ये मुक्त अवस्था में रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो ज्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अर्थात ये फ्री नहीं रहते हैं। अगर ये रहेंगे तो ये रहते हैं तो ये रिएक्शन कर लेते हैं, अर्थात अभिक्रिया कर लेते हैं। ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। कौन तत्व या परमाणु? केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये सब निष्क्रिय गैस है, मतलब ये एक्टिव गैस नहीं है, मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। हीलियम, कौन कौन गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, केआर, एक्सीआरएन, ये सब जो गैस है, ये सब गैस का नाम याद रखिएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, कम से कम ये तीनों तो अवश्य याद रखिए। तो ये सब क्या होते हैं, निष्क्रिय गैस है और मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं ये सब। अब बाकी जितना भी तत्व के परमाणु है वो सब क्या मुक्त अवस्था में पाए नहीं जाते हैं। ओके, अब यहाँ लिखा हुआ है कि निष्क्रिय गैसों के परमाणु को छोड़कर अन्य ज्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन का निर्माण करते हैं। तो अब हम लोग अणु के बारे में पढ़ेंगे और आयन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, परमाणु या तो वो आयन बनाएंगे या नहीं तो वो अणु बनाएंगे। आयन कब बनाएंगे, तो आयन एक परमाणु या परमाणु का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश होता है। क्या होता है, उस पर आवेश होता है। कौन आवेश होगा, या तो धनात्मक होगा या नहीं तो ऋणात्मक होगा, अवश्य उपस्थित रहता है। तो आप आयन समझ गए। जैसे यहाँ धनावेशित आयन है, ये सोडियम है, ये आपका पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है। और ऋणावेशित आयन में हो गया क्लोरीन है, ये सल्फर हो गया, ये हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सल्फेट हो गया। ये सब क्या है, ऋणावेशित आयन। प्लस का मतलब होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, अर्थात सोडियम का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। ओके, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, और माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। तो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, जबकि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो आयन समझ गए आप। अब हम लोग जानेंगे अणु। किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। तो अब जान गए अणु का निर्माण कैसे होता है, तो दो या दो से अधिक परमाणु के मिलने से होता है। कैसे मिलेगा, तो रासायनिक बंध के द्वारा मिलेगा। अब अणु तत्वों को छोड़कर किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई है। याद रखिएगा, तत्वों को लेकिन छोड़कर। तत्व का सबसे छोटा इकाई कौन सा होता है, तो परमाणु। जबकि अणु क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। यही वजह है कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं, वो सब क्या है, अणु के रूप में मौजूद हैं। और अणु हम लोग देखें को स्वतंत्र अवस्था में रहता है, अर्थात किसी से वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो वायुमंडल में जितने सारे गैस हैं वो सब क्या है, अणु के रूप में पाए जाते हैं। और वो अणु हम लोग क्या, अभी हम लोगों ने अध्ययन किया कि अणु क्या स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यही वजह है कि वो लोग एक दूसरे से अभिक्रिया या एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। ओके, किसी भी अणु
किसी भी अणु का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु के बीच रासायनिक बंध होने के कारणवश हो सकता है। तो अणु का निर्माण एक ही प्रकार का अणु मिलकर बना होगा या भिन्न भिन्न प्रकार के एक ही प्रकार के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है कौन? अणु। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, अणु है, अणु एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होगा और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से निर्मित होगा। तो एक ही प्रकार के होने वाले ये सब है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये ओजोन है, ये सल्फर है, ये फास्फोरस, और यहाँ जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित है और ये भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से निर्मित है। ओके, अब हम लोग जानेंगे परमाणुकता क्या होता है। तो किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणुकता कहते हैं। किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, अणु एक रहेगा लेकिन उसमें कितना परमाणु रहेगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में कितना परमाणु रहता है? 2। हाइड्रोजन में 2, और आप इसे हिंदी में देख लीजिए यहाँ पे, आर्गन में कितना परमाणु रहता है? तो 1। ओके, हीलियम में भी 1, ऑक्सीजन में 2, हाइड्रोजन में भी 2 परमाणु, नाइट्रोजन में भी 2 परमाणु। इसे याद रखिएगा। क्लोरीन में 2 परमाणु, फास्फोरस में 4, सल्फर में बहु परमाणु। ऐसा भी यहाँ पे सोडियम में 1 परमाणु, कॉपर भी 1 परमाणु है। ओके, अब हम लोग जानेंगे रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक या संकेतात्मक या संकेत का निरूपण होता है। जैसे यहाँ पे एक रासायनिक सूत्र लिखा गया है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या होगा? रासायनिक सूत्र है। इसमें क्या होगा? संघटक इसमें कौन कौन हो गया? इसमें मतलब क्या क्या मिलके बना है? सोडियम और क्लोरीन। तो उसी का प्रतीक में लिख देना क्या बन जाता है? रासायनिक सूत्र। मतलब रासायनिक सूत्र में उस तत्व का प्रतीक लिखा जाता है। ओके, जैसे यहाँ सोडियम हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारा यहाँ पे तत्व है और सबका संयोजकता भी लिखा हुआ, प्रतीक भी लिखा हुआ है। तो इसे क्या कर लेना है? याद कर लेना है, ताकि हमें सूत्र लिखने में आसानी होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na, और यहाँ पे संयोजकता कितना है? तो देखिए एक का संयोजकता किसका संयोजकता 1 होता है। यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं। सारा का संयोजकता क्या होगा? 1 होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्राइड का 1 होगा, क्लोराइड का 1 होगा, ब्रोमाइड का 1 होगा, आयोडाइड का 1 होगा, अमोनियम का 1 होगा, हाइड्रोक्साइड का 1 होगा, नाइट्रेट का 1 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक में, ठीक। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3, सबका क्या हो जाएगा? 1 होगा। ओके, अब 2 वाले को कौन कौन होगा? तो यहाँ मैग्नीशियम का 2 होगा संयोजकता, कैल्शियम का 2 होगा, जिंक का 2 होगा, ऑक्साइड का 2 होगा, सल्फाइड का 2 होगा, कार्बोनेट का 2 होगा, सल्फाइड का 2 होगा, सल्फेट का 2 होगा। तो ये सब 2, इसका संयोजक कितना होगा? 2 होगा। इसे याद कर लेना, अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेना जरूरी होगा, तभी आप रासायनिक सूत्र लिख पाइएगा। ओके, अब यहाँ हम 3 वाले देखते हैं कि किसका किसका होता है। 3 में यहाँ पे है एल्युमिनियम और आयरन, नाइट्राइट या फास्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा PO4, और संकेत इसका संयोजकता कितना होगा? 3 होगा। ओके, तो इसे भी याद कर लेना आवश्यक होगा। तो इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए, और ये। ओके, अब हम लोग चलते हैं रासायनिक सूत्र की विशेषता। क्या क्या इसका विशेषता है? तो धातु एवं अधातु की यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम धातु हो गया और वो ऑक्साइड हो गया, तो इसे बाद में लिखेंगे। तो धातु को पहले लिखेंगे और अधातु को बाद में लिखेंगे। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम को पहले लिखेंगे, क्लोराइड को बाद में। ओके, तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि धातु को पहले लिखना है और अधातु को बाद में। और बहुपरमाणुक आयन को लिखेंगे तो वहां ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। तो बहुपरमाणुक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है, फिर संयोजन अथवा आवेश के ब्रैकेट के नीचे लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे कैल्शियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट और 2 कहाँ लिखेंगे? तो नीचे लिखेंगे।
2 यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। 4 यहाँ क्या है, नीचे लिखा हुआ है, इसे नीचे लिखेंगे, ऊपर नहीं। तो ये हो गया बहुपरमाणु कैसे लिखाता है, और ये सब धातु अधातु से मिलकर बना होता है तो ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग जानते हैं रासायनिक सूत्र लिखने का नियम क्या है। तो नियम क्या है, सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्ह को लिखा जाता है। परमाणु के चिन्ह को लिख देना है, उसका चिन्ह क्या है। उसके बाद उसके नीचे उसकी संयोजकता को लिख देते हैं, फिर संयोजकता को क्रॉस कर देते हैं, और उसके बाद जब क्रॉस हो जाता है तो परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है और दूसरा पहले परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है। इस प्रकार मेरा सूत्र क्या होता है, तैयार होता है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो हाइड्रोजन हो गया, सल्फाइड का एस हो गया, ओके। यहाँ सल्फाइड अधातु हो गया और हाइड्रोजन धातु हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फाइड का 2 होता है, क्या, संयोजकता। इसे क्रॉस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस किया गया है, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे क्रॉस का मतलब कि अब 2 किसके साथ में आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ में, और S1 के साथ में। लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता तो H2S हो जाएगा इसका फॉर्मूला। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो ये बहुत ही आसान है फॉर्मूला लिखने का। यहाँ लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ H लिखेंगे, यहाँ Cl लिखेंगे, ओके। H का भी 1 होता है, Cl का भी 1 होता है। क्रॉस करेंगे इसके साथ में और इसके साथ में, तो लिखाएगा H1Cl1। 1 नहीं लिखा था, इसलिए हम लोग इसे लिख देते हैं HCl, ओके। तो 1 नहीं लिखना है और दोनों तरफ क्रॉस कर देना है। उसके बाद अगर ये दोनों सेम रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लिख हम लोग इसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, इस एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहाँ लिखेंगे CaO, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बना मेरा, सिर्फ CaO। तो सेम रहेगा तो कैंसिल कर दीजिएगा, एक को मत लिखिएगा और सिर्फ क्रॉस कर देना है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल को समझिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम और ऑक्साइड, ओके। एल्युमिनियम को होता है 3, ऑक्साइड का होगा 2। अभी तक क्रॉस करेंगे, ए इसके साथ में जाएगा, ए इसके साथ में जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2O3, Al2O3। इसे क्या पढ़ेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ओके। अब हम लोग जानेंगे आयनिक का कैसे लिखेंगे, आयन का कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का क्या होता है, तो Na, कार्बोनेट का CO3। यहाँ पे सोडियम का 1 होगा, कार्बोनेट का 2 होता है। इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, तो Na के साथ में 2 चला आएगा, CO3 के साथ में 1, लेकिन 1 को नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, Na2CO3, ओके। अब हम लोग जानेंगे एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का Al हो गया, सल्फेट का SO4 हो गया, ओके। एल्युमिनियम का 3 होता है, SO4 का 2 होता है, क्या, संयोजकता। अब इसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, Al के साथ में 2 आ जाएगा और SO4 के साथ में 3 चलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुपरमाणुक है, इसलिए इसमें 3 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं SO4 में 3 क्या लिखा है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। और Al2 लिखेंगे, Al के साथ में 2 चलाएगा तो Al2SO4 का होल 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे, Al2SO4 का होल 3, मतलब एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, ओके। अब यहाँ लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बहुत ही आसान है। इसका हो जाएगा CaOH का होल 2, Ca का 2 होगा, OH का 1 होगा, क्रॉस करेंगे तो CaOH का होल 2। और उसके बाद फिर अमोनियम सल्फेट, तो यहाँ देख लीजिए अमोनियम हो गया आपका धातु, NH4 हो गया, ये यौगिक है, ये क्या है, यौगिक है, और ये भी यौगिक है। NH4 हो गया, NH4 का 2 होता है, सॉरी NH4 का 1 होगा, यहाँ 1 लिखा गया, SO4 का 2 होगा, 2। अब इसे क्रॉस कर देंगे तो ये हो गया। और एक लास्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका ये होता है, ओके। अब फिर यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान दिया गया, इसे आप याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, ओके। अब हम लोग जानते हैं आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान की जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। मतलब यहाँ पे एक अणु दिया रहेगा और उसमें जो भी परमाणु है उसके द्रव्यमान को क्या कर देना है, जोड़ देना है, और उससे जो बनेगा उससे बोलते हैं आणविक द्रव्यमान।
जैसे ये O2 हो गया तो ये क्या हुआ, अणु हो गया। उसी टाइप से H2O है तो H2O क्या है, यहाँ पे अणु है। ओके, N2 नाइट्रोजन, ये क्या है, अणु है। CH4 मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4, वो भी क्या है, अणु है। तो आणविक द्रव्यमान, अब देखिए यहाँ पे H2O का निकालना है आणविक द्रव्यमान, बहुत ही इजी तरीका से इसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान है। H2O को क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। तो H2O, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखिए H2O, तो यहाँ पे H कितना है, 2, तो ये 2 लिखेंगे। ओके, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। ओके, अब यहाँ O देखिए, यहाँ O कितना है, 1 है। यहाँ पे O कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं तो O 1 है, कुछ नहीं लिखा हो तो 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। ओके, अब 2 एकम 2 और 16 एकम 16, तो 2 + 16 बराबर कितना हो गया, 16 2 18। बहुत ही इजी है। उसी टाइप से आप निकालिए O2 का, O2 का क्या निकलेगा, तो 2 और O का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कौन, द्रव्यमान संख्या, 16 दूनी 32, तो 32 U हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस का। ओके, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आशा करते हैं कि आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आप सीख गए होंगे। अब हम लोग जाते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान में यही अंतर है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान में हम किसी यौगिक का निकालते हैं, जबकि आणविक द्रव्यमान में किसी अणु का निकालते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान में भी हमें वही काम करना है, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके संघटक के परमाणु या परमाणु संख्याओं का योग के बराबर होता है। ओके, जैसे आप यहाँ देख लीजिए NaCl, ये अणु का निकलेगा और ये यौगिक का निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे NaCl, ये क्या है, कि यौगिक है। आप यहाँ पे देखिए, ये भी निकालने का वही तरीका है जो आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, दोनों निकालने का विधि क्या है, सेम ही है। तो आप NaCl, यहाँ Na कितना है, सिर्फ 1 है, तो 1 लिखेंगे। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23, तो यहाँ 23 लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे। Cl यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, और Cl का कितना होता है, तो 35.5 होता है। 23 को 1 से गुना करेंगे तो 23 होगा, इसमें जोड़ेंगे 35.5, तो आएगा 58.5। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान